हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। संडे को सुबह सुबह बहुत अच्छा मौसम है, बरसात हो रही है। ऐसे मौसम में पढ़ने और पढ़ाने का मजा जो है वो 10 गुना हो जाता है। आई होप आप भी पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और सर्कुलर मोशन का पार्ट 2 है इस वीडियो में। पार्ट 1 में ऑलरेडी बना चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज इस लेक्चर में हम जहां पे पार्ट 1 में हम खत्म किए थे वहीं से पार्ट 2 में शुरू करेंगे। कवर करेंगे टेंशन इन अ रोटेटिंग रिंग, साइक्लिस्ट ऑन अ कर्व्ड पाथ, टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड्स पढ़ेंगे, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट पढ़ेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, पेंडुलम पढ़ेंगे, मासलेस रॉड पढ़ेंगे और इन सब के ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स अलग अलग टाइप के करेंगे। एक भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो इस चैप्टर पे दूसरा कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। डायरेक्टली आप पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज पे चले जाएंगे, क्योंकि हर टाइप का न्यूमेरिकल मैंने कवर किया है। कभी भी डाउट लग रहा हो, वीडियो को पॉज कर लो, रिवाइंड कर लो, हर टाइप को नोट डाउन कर लो, सारे न्यूमेरिकल्स को लिख लो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये जो वीडियो है ये रिविजन सीरीज का वीडियो है, जेई नीट फिजिक्स रिविजन सीरीज का वीडियो है। इस सीरीज में मैं जेई नीट के हर फिजिक्स के चैप्टर को कवर करूंगा, कंप्लीट रिवीजन आपको दूंगा विद ऑल न्यूमेरिकल टाइप्स कवर्ड। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद मैं एक पीवाईक्यू सीरीज निकालूंगा, उसके बाद रैपिड रिवीजन सीरीज निकालूंगा। तो पूरा आपका जेई नीट का जो फिजिक्स है, अगर आप जेई 2026 के एस्पिरेंट हो, नीट 2026 के एस्पिरेंट हो या 2027 के एस्पिरेंट हो, तो ये चैनल और ये वीडियो दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं टेंशन इन अ रोटेटिंग रिंग से। अब देखो, रिंग को मैं रबर रिंग मान रहा हूं, है ना। तभी आप देखो, रबर को जोर जोर से घुमाओ, रबर बैंड को, तो बाहर की तरफ एक आपको टेंशन महसूस होगा। जब रबर है, जब वो घूमेगा, जब वो क्या करेगा, घूमेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल आप इमेजिन कर सकते हो बाहर लगेगा और एक टेंशन आ जाएगा रिंग के अंदर, वो अपन को ढूंढना है। ठीक बात। मान लो मास एम है, ओमेगा से ये घूम रहा है ऐसे, रेडियस आर है। मैंने इस छोटे से हिस्से को लिया, इस छोटे से हिस्से को लिया, इसको जूम किया और इसको मैं बड़ा करके भी देख रहा हूं कि एक छोटे से हिस्से में क्या हो रहा है। अगर मुझे एक छोटे से हिस्से की कहानी पता चल गई तो पूरे रिंग की कहानी लगभग सेम ही होगी, खाली इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो प्रॉपर्टी तो बदलने वाला नहीं है। ठीक बात। अगर आप इस पार्ट को ले लो, इस पार्ट का मास जो है मैंने डीएम माना है, इस पार्ट का मास क्या माना है, डीएम। अब रोटेटिंग है तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल बोल रहा हूं, सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगेगा, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर। अब ये आपका रबर का वो हिस्सा है जो आप कंसिडर कर रहे हो, तो यहां पे टेंशन लगेगा बाहर की तरफ और यहां पे टेंशन लगेगा बाहर की तरफ। ये एंगल मान लो डी थीटा, ये एंगल डी थीटा है, तो टोटल एंगल जो आपने लिया है वो हो गया 2d थीटा। ठीक है, तो ये एंगल डी थीटा है तो ये एंगल भी डी थीटा होगा, ये भी होगा, है ना। देखो अब जेड बन रहा है, जेड बन रहा है ना, तो ये आ जाएगा, ये डी थीटा है तो ये डी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है तो ये हो गया 90 माइनस डी थीटा। और अगर आप इसको देखो तो ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये हो गया डी थीटा, तो यहाँ पे भी डी थीटा, तो यहाँ पे कॉम्पोनेंट आएगा टी कॉस डी थीटा, यहाँ पे कॉम्पोनेंट आएगा टी कॉस डी थीटा, नीचे कॉम्पोनेंट आएगा टी साइन डी थीटा और नीचे कॉम्पोनेंट आएगा टी साइन डी थीटा। अब ये टी कॉस डी थीटा और ये टी कॉस डी थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि आपके इस सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करने के लिए आपके पास 2t साइन डी थीटा है। सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करने के लिए 2t साइन डी थीटा है एक छोटे से मास के लिए। ठीक बात। अगर आप डीएम की बात करो, ये डीएम है क्या। अब देखो, टोटल 2 पाई आर एंगल के लिए, 2 पाई आर एंगल के लिए आपके पास मास m है और आपने एंगल बनाया है 2d थीटा, उसके लिए आपके पास मास क्या है, dm। तो dm क्या आ जाएगा, m अपॉन 2 पाई आर इंटू 2d थीटा। देखो यही यहां पे लिखा है, dm इक्वल टू m अपॉन 2 पाई आर इंटू 2d थीटा। यहां पे क्या लिखा है, 2r d थीटा, क्योंकि लेंथ क्या हो गया, देखो 2 पाई आर के लिए 2r d थीटा क्या है, बेसिकली ये लेंथ, ये लेंथ 2r d थीटा है। ये लेंथ क्या है, 2r d थीटा। ये 2 पाई आर है, ये सॉरी 2r d थीटा।
तो यहाँ पे क्या आएगा 2r डी थीटा। यही होता है ना, आर्क क्या होता है, रेडियस इंटू थीटा, तो रेडियस r है, थीटा 2 डी थीटा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो 2 से 2 मर जाएगा, आपका dm क्या है, m डी थीटा अपॉन पाई। अब याद रखना ये डी थीटा तब है जब ये टोटल एंगल 2 डी थीटा है, तो अगर आप फ्यूचर में टोटल एंगल डी थीटा लोगे तो यहां पे डी थीटा बाय 2 आएगा, कब, जब आप टोटल एंगल डी थीटा लोगे तब। अभी हमने 2 डी थीटा लिया। ओके, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करने के लिए 2t साइन डी थीटा है, ठीक बात। जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, तो यहां पे आप लिख दो 2t डी थीटा, साइन हटा दो क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, इज इक्वल टू डीएम अपने निकाला m बाय पाई डी थीटा ओमेगा स्क्वायर आर। क्या यहां से डी थीटा मर गया और आपका टेंशन क्या गया, m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 पाई, m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। ठीक बात, तो टेंशन इन रोटेटिंग रिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। चलो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ ओमेगा सो दैट द पार्टिकल इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बॉल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सोल्यूशन होगा उसका यार, बराबर बड़ा सोल्यूशन है, इसके लिए जानबूझ के इसको लिया है, आपको पूरी कहानी एक साथ समझा देगा ये क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, ये मास m को बाउल पे रखा है, फ्रिक्शन दिया है, अगर ओमेगा बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, मास नीचे खिसक जाएगा, ओमेगा बहुत बड़ा होगा तो मास ऊपर उड़ जाएगा। मुझे ऐसा ओमेगा का रेंज ढूंढना है जिससे मास बॉल के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो या रेस्ट पे हो, ठीक बा। अब मास पे देखो एफबीडी बना लो, ये रेडियस है, ये सॉरी नॉर्मल है, मतलब रेडियल वेक्टर है, ये टोटल रेडियस है, नॉर्मल है, ठीक है, नीचे mg लग रहा है, तो इधर क्या लगेगा, mg cos थीटा। मान लो ये थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, ये देखो एक ही लाइन है ये, और ये क्या है, पैरेलल लाइन से, तो ये थीटा, तो mg cos थीटा आएगा। और क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आएगा, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आएगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा, ठीक है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ होता है, इस तरफ क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट है, बाहर की, ये जो मैं सेंट्रीफ्यूगल बता रहा हूं ये इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट है। क्लैरिटी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा क्या होता है, ये देखो ये सर्कल में घूम रहा है ना, तो उसका रेडियली आउटवर्ड होता है, ठीक है, उसका ये कंपोनेंट है। यानी कि ये नॉर्मल को बैलेंस करने के लिए mg का एक कंपोनेंट लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल का एक कंपोनेंट लग रहा है, तो ये नॉर्मल आ जाएगा mg cos थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर r sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा मल्टीप्लाई होके sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। परफेक्ट। अब फ्रिक्शन देखो, अच्छा पहला हम केस लेते हैं जब फ्रिक्शन की जरूरत ही ना पड़े, जब फ्रिक्शन की जरूरत ही ना पड़े। आप देखो एक तरफ n sin थीटा है, दूसरी तरफ आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अगर ये बॉल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल में ले रहा हूं इसका मतलब मैं मास पे बैठा हुआ हूं, क्लैरिटी है, सेंट्रीफ्यूगल तब लगता है जब आप उसके अंदर बैठे हो, तो मास पे सेंट्रीफ्यूगल लगा रहा हूं मतलब मैं मास पे बैठा हूं, और क्योंकि मैं चाहता हूं कि बॉल के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे रहे, मुझे क्या दिखाई देगा कि मैं मास पे बैठा हूं और बॉल और मास दोनों साथ में, मतलब दोनों रेस्ट पे हैं, मतलब कि इक्विलिब्रियम होना चाहिए n sin थीटा m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा के बराबर होना चाहिए, और यहां पे जो आपका n cos थीटा है वो नीचे mg के बराबर। बेसिकली जो फोर्सेस जब बैलेंस आउट होंगे तभी तो बॉल के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा। अब आप डिवाइड कर दो तो n से n मर जाएगा, यहां sin थीटा से sin थीटा मर जाएगा, आपको cos थीटा इज इक्वल टू g बाय ओमेगा स्क्वायर r मिलेगा, इसे ओमेगा मिलेगा अंडर रूट g बाय r cos थीटा फॉर म्यू इक्वल टू 0। ये वो ओमेगा है जब फ्रिक्शन फोर्स एक्शन में नहीं था। अगर ओमेगा इससे कम हुआ, इफ ओमेगा इज, अच्छा यहां पे ग्रेटर है, लेस देन का यहां पे, ठीक है, अगर ओमेगा इससे ज्यादा हो गया तो क्या मास ऊपर भागेगा, तो क्या फ्रिक्शन नीचे लगेगा, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, यहां पे फ्रिक्शन ऐड कर दिया। अब फ्रिक्शन किसके बराबर है, देखो फ्रिक्शन एक तो mg का कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है, तो वो उस तरफ जाके माइनस mg sin थीटा हो जाएगा, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट इस तरफ आएगा जो कि m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स
क्या लेस देन इक्वल टू म्यू एन लिमिटिंग फ्रिक्शन होना चाहिए, हाँ या ना? क्लैरिटी होगी आपको इस बात की। तो एन हम लोग ने निकाला हुआ है, एम जी साइन, ये मैंने आपको शुरू में ही समझाता, तो ये एन की वैल्यू हम यहां पर पुट कर दें, आपको ये इक्वेशन मिलेगा जिसको सॉल्व करने के बाद आपको ये ओमेगा मैक्स मिलेगा। अब आप इसको याद नहीं कर सकते, जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये याद नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि क्वेश्चन में तो सारे न्यूमेरिक वैल्यूज है ना, तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में अपने को आना चाहिए। अगर ओमेगा ग्रेटर देन जी अंडर रूट जी बाय आर कॉस थीटा हो गया, सॉरी लेस देन हो गया, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा और आपका जो एन की वैल्यू है वो ये होगी, ये नॉर्मल है, अब फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल है, यहाँ पे एम का ये कंपोनेंट रहेगा और सेंट्रीफ्यूगल का कंपोनेंट रहेगा, एन वही होगा, खाली यहाँ पे एम जी साइन थीटा माइनस जो फ्रिक्शनल फोर्स है, देखो फ्रिक्शन में एक ये यहां लगेगा और एक ये यहां लगेगा, वो मैंने लिख दिया है विच इज लेस देन म्यू एन, और फिर वापस सॉल्व करने के बाद ओमेगा मिनिमम आ गया आपका जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू तो आपको याद भी नहीं करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में तो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, फटाफट आ जाएगा। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्या इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन बनाने आ गया तो आगे तो सिर्फ मैथमेटिक्स है। बहुत बढ़िया, एक सवाल और देखो, ये मेरे को रॉड दिया है, मान लो ये क्या दिया है मेरे को, रॉड दिया है, बहुत बढ़िया, ये रॉड का मुझे डेंसिटी दिया है, लीनियर डेंसिटी लैम्बडा केजी पर मीटर, मतलब हर मीटर का लैम्बडा किलो वजन है, एल लेंथ का है, रॉड है, पूछा है इसको मैं अगर घुमा दूं ओमेगा से तो एक्स डिस्टेंस पे कितना टेंशन होगा। स्ट्रिंग बोल लो, मासलेस रॉड बोल लो, एक ही बात है, स्ट्रिंग इज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, प्लेन इज फ्रिक्शनलेस, प्लेन इज फ्रिक्शनलेस, बहुत बढ़िया, ओके। अब देखो एक्स डिस्टेंस पे आया, यहां पे मान लो टेंशन टी था, अब आगे dx डिस्टेंस पे जाओगे, यहाँ पे टेंशन t प्लस dt हो जाएगा, ये dt नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे टेंशन घटेगा तो ये dt यहाँ पे नेगेटिव है, बट ठीक है ना, मैंने t प्लस dt लिखा है, dt नेगेटिव है, कोई बात नहीं। ये जो छोटा सा मास है dm, ये लैम्बडा टाइम्स dx हो जाएगा, कॉमन सेंस है, सिंपल बात। अब देखो ये dm को मैंने यहां पे ले लिया, यहां पे लग रहा है t2 और यहां पे लग रहा है आपका t1, मुझे पता है t2 इज ग्रेटर देन t1, t2 इज ग्रेटर देन t1, और बाहर क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है, यहां पे क्या लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, तो t2 माइनस t1 यानी कि इसका जो टेंशन, इस पर नेट टेंशन dt लग रहा है, वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। अब dm ओमेगा स्क्वायर एक्स, dm क्या है लैम्बडा dx, तो dm को मैंने लिख दिया लैम्बडा dx और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज लिखा। जब आप इंटीग्रल x का इंटीग्रल कहां से होगा, मेरे को इस पॉइंट पे ढूंढना है, मुझे पता है कि यहां पे टेंशन 0 है, तो मैं x से लेके l तक ले लेता हूं, x से लेके l तक ले लेता हूं, x पे टेंशन क्या होगा, टेंशन एट x dx या tx लिख देता हूं, टेंशन एट x, और l पे टेंशन 0 है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, टेंशन एट x इज लैम्बडा ओमेगा स्क्वायर बाय 2 l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको अगर आप याद नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है, याद हो गया तो कोई बुराई नहीं, बहुत बढ़िया। साइक्लिस्ट ऑन अ कर्व्ड पाथ देख लो, ये कर्व्ड पाथ है, यहाँ पे साइक्लिस्ट है, नीचे mg लग रहा है, आगे v से जा रहा है, ऊपर नॉर्मल लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल भी लगेगा ना, कर्व ऊपर सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, mg माइनस mv स्क्वायर बाय r। अगर नॉर्मल 0 हो गया, साइकिल हवा में उठ गया, नॉर्मल 0 कब होगा, जब साइकिल हवा में उठ जाएगा, क्लैरिटी है। नॉर्मल अगर पॉजिटिव हो गया तो साइकिल जमीन पे है, यानी कि मुझे हमेशा जो है नॉर्मल 0 से कम चाहिए, मतलब वैसे तो कम नहीं चाहिए, बट मैं क्या वो स्पीड निकाल रहा हूं जिससे जिससे आप धरती छोड़ दोगे, तो धरती छोड़ने के लिए नॉर्मल नेगेटिव होना चाहिए, धरती छोड़ने के लिए नॉर्मल क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल नेगेटिव हो नहीं सकता, बट ये कहने का इंट्यूशन क्या कि आपने धरती छोड़ दिया, मैं मैक्सिमम स्पीड से स्पीड निकालता हूं ना,
तो मैं वो स्पीड जानना चाहता हूं जिसपे आप धरती छोड़ दोगे। तो आप कोई बोल देगा इक्वल टू ले लो सर, तो यहां पे एक इक्वल टू आ जाएगा, ठीक बात है। इक्वल टू मतलब जस्ट छोड़ने वाले हो, जस्ट, वो भी सही है, वो भी सेफ स्पीड नहीं है, वो भी आप लिख सकते हो। यहां पे लेस देन इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। यानी कि स्पीड अगर रूट आर जी या रूट आर जी से बड़ी होगी तो आप धरती छोड़ दोगे, मतलब कर्व्ड पाथ पे साइक्लिस्ट रोड को छोड़ देगा। इस केस में मान लो ऐसा कर्व है, नीचे क्या है, mg है और सेंट्रीफ्यूगल mv²/r है, ऊपर क्या है, n2 लगेगा। n2 इसके बराबर है। मुझे एक बात बताओ, क्या ये दो टर्म कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। दोनों पॉजिटिव टर्म ऐड कर रहे हो, दोनों जीरो हो भी नहीं सकता, मतलब हियर n कांट बी जीरो। आप यहां पे धरती छोड़ना पॉसिबल नहीं है, चाहे जिस स्पीड से हो, ठीक बात। अगर फ्लैट सरफेस पे जा रहा है तो n बराबर mg होगा, यहां पे सेंट्रीफ्यूगल होगा ही नहीं, तो सबसे ज्यादा नॉर्मल सेकंड केस में होगा, फिर थर्ड केस में होगा, और सबसे कम नॉर्मल की वैल्यू फर्स्ट केस में होगी, ठीक है। टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ रोड देख लो, एक गाड़ी है रोड पे टर्न ले रही है, जब टर्न लेगी तो फ्रिक्शन क्या इस तरफ लगेगा? ध्यान से सोचना, ऐसे टर्न ले रहा है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या गाड़ी सीधा 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 बाहर निकल जाती? हाँ या नहीं? सीधा सीधा बाहर निकल जाती। तो उसी के अपोजिट, रिलेटिव मोशन के अपोजिट तो फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन यहां लगेगा। मान लो इससे टर्निंग का रेडियस आर है, अब बाहर की तरफ क्या है, सेंट्रीफ्यूगल, आगे वेलोसिटी है, तो जो फ्रिक्शन है ये किसके बराबर होगा? सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करेगा फ्रिक्शन, तभी गाड़ी सीधी जा पाएगी। अगर फ्रिक्शन बड़ा हो गया, फ्रिक्शन पहली बात बड़ा होगा नहीं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, अगर बड़ा हो गया तो गाड़ी अंदर घुस जाएगी, वो भी अपने को नीचे, तो दोनों बराबर होने चाहिए। और आपको पता है कि फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा वैल्यू लेगा तो म्यू एन, या तो उससे कम, तो v शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी फॉर सेफ टर्न। अगर इसमें एक्सेलरेशन दे दो, मान लो यहां पे अल्फा आ गया एक्सेलरेशन, इसमें आपने एक्सेलरेशन दे दिया, तो आगे टेंजेंशियल लगेगा, यहां पे रेडियल एक्सेलरेशन लगेगा, तो जो फ्रिक्शन है वो अब ए पे नहीं, यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पे फ्रिक्शन लग रहा था, अब वो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पे नहीं, नेट एक्सेलरेशन पे लगेगा, क्योंकि आप यहां भी एक्सेलरेट कर रहे हो, आप यहां भी एक्सेलरेट कर रहे हो, या सेंट्रीफ्यूगल की बात करें तो यहां एक्सेलरेट कर रहे हो, तो गाड़ी का एक्सेलरेशन इधर होगा, तो फ्रिक्शन यहां लगेगा। एम ए नेट की वैल्यू आपको पता है, पार्ट 1 में बहुत अच्छे से कराया था, अल्फा आर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर का अंडर रूट ए नेट होता है, वो म्यू एम जी से कम होगा। इसको सॉल्व करने पे ओमेगा की वैल्यू आएगी म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर रेज टू 1/4। वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम मैथ्स नहीं फिजिक्स पढ़ रहे। रोड को बैंक कर दिया, अब बैंकिंग ऑफ रोड पे आ जाते हैं, और ये कर्व्ड रोड है, ऐसा नहीं सीधा 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 जा रहा है, कर्व्ड रोड को बैंक किया है, ठीक बात। नीचे mg लगेगा, ये नॉर्मल लग रहा है, वेलोसिटी अंदर की तरफ है क्योंकि आप आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, बाहर लगेगा mv²/r, बाहर लगेगा mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि गाड़ी के आप अंदर बैठे हो, बाहर बैठोगे तो सेंट्रीपिटल अंदर दिखाई देगा, अंदर बैठोगे तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगेगा, आंसर सेम आएगा। जिंदगी में सेंट्रीफ्यूगल जहां जहां इस्तेमाल करोगे लाइफ आसान हो जाएगी। फ्रिक्शन जीरो होने के लिए क्या n cos थीटा को mg के बराबर होना पड़ेगा, n sin थीटा को mv²/r के बराबर होना पड़ेगा, क्या tan थीटा v²/rg आ जाएगा, क्या उसे v अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा आ जाएगा? अगर आपको फिसलना नहीं है बिना फ्रिक्शन की मदद लिए, तो आपको रूट आर जी tan थीटा की रफ्तार से बढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, कभी ब्रेक लगाना पड़े, कभी रेस लग जाए, तो अपने को फ्रिक्शन चाहिए। फ्रिक्शन का एक अपने को फ्रिक्शन होते हुए अपने को रेंज देखना पड़ेगा कि किस रेंज पे मैं सेफ रहूंगा। मान लो आपने स्पीड इससे ज्यादा बढ़ा ली, तो क्या फ्रिक्शन नीचे लगने लगेगा? क्या ये केस अब इसके जैसा बन गया है, हाँ या ना?
तो फ्रिक्शन मैंने नीचे लगा ली। अब देखो फ्रिक्शन के लिए एक तो mg का ये कंपोनेंट, ठीक बात, और mv स्क्वायर आर का ये वाला कंपोनेंट, और बस ये दो कंपोनेंट लगेगा। तो फ्रिक्शन बराबर mv स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा, ये लेस देन इक्वल टू म्यू एन होगा। n क्या होगा, n के लिए mg का ये कंपोनेंट, mv स्क्वायर का बाय आर का ये कंपोनेंट, तो n इज mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। ये n की वैल्यू इसमें डाल दो और आपको v मैक्स मिल जाएगा। वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ्स का नहीं, फिजिक्स का क्लास है, वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्वेशन बनाने आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका मौत का कुआं, वेल ऑफ डेथ, जो आपने किसी मेले में या किसी यूट्यूब पे किसी वीडियो में जरूर देखा होगा। मान लो ये वो मौत का कुआं है, यहां पे एक बाइकर राइडर बाइक चला रहा है, वेलोसिटी बाहर की तरफ है, वेलोसिटी बाहर की तरफ आ रही है, तो उसका सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगेगा, ऊपर यहां नॉर्मल लगेगा, नीचे ग्रेविटी खींच रहा है, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। F बराबर mg, F को हमेशा म्यू एन से कम होना चाहिए, n की वैल्यू mv स्क्वायर बाय आर, यानी कि v को ज्यादा से ज्यादा रूट जी आर बाय म्यू की वैल्यू लेनी चाहिए। यहां पे क्या है, n बराबर mg, F बराबर mv स्क्वायर बाय आर विच इज लेस देन म्यू mg, तो आपका v क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी। आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, अब देखो दिस इज फॉर बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। यहां देखो, अब साइक्लिस्ट बेंड हो गया। बेंड क्यों होता है, देखो आपने कभी मोटो जीपी देखा है, वो लोग जब रेस कर रहे हैं तो क्या वो ऐसा टर्न ले लेते हैं क्या खड़े खड़े, वो बेंड होते हैं। वो क्या हो रहे हैं, बेंड हो रहे हैं। टर्न लेने के लिए क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। बेंड होने से क्या हो रहा है, आपका सेंटर ऑफ मास यहां आ गया mg, क्योंकि आप मान लो इस तरफ टर्न ले रहे हो, बाहर आ गया mv स्क्वायर बाय आर, आपका नॉर्मल इधर आ गया। बेंड वो क्यों कर रहे हैं, ताकि वो अपना सेंटर ऑफ मास को नॉर्मल से दूर लेकर जाए, अपने सेंटर ऑफ मास को नॉर्मल से दूर लेकर जाए। अगर वो सीधा खड़ा होते तो नॉर्मल भी यहीं लगता, सेंटर ऑफ मास भी यहीं लगता। अब क्या mg अलग लग रहा है, नॉर्मल अलग लग रहा है, डिस्टेंस है, तो दोनों का टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर देता है और साइक्लिस्ट नहीं गिरता और वो टर्न ले लेता है ज्यादा रफ्तार में, वो टर्न ले लेता है ज्यादा रफ्तार में। यहां देखो n बराबर mg होगा, f बराबर mv स्क्वायर बाय आर होगा, तो यहां से v आ जाएगा, शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब यहां पे ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, यहां पे लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल, यहां पे लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स, ये नॉर्मल ऊपर लग रहा है और फ्रिक्शन यहां लग रहा है, यानी कि नेट कांटेक्ट फोर्स आपका सेंटर ऑफ मास की तरफ ही तो होगा। ये नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास ही होगा, तभी वो गिरेगा नहीं ना, तभी वो गिरेगा नहीं, क्योंकि फिर वो गिर नहीं रहा है, क्योंकि नेट टॉर्क जीरो है। नेट टॉर्क जीरो कब होगा, जब फोर्स सेंटर ऑफ मास से जाएगा, तभी तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा। तो इसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट जाना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि नेट टॉर्क जीरो हो जाए। तो टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, तो एफ सी कॉस थीटा, एफ सी का कॉस थीटा का कंपोनेंट नॉर्मल है ना, नॉर्मल किसके बराबर है, एम जी के, सेम इक्वेशन आया। और एफ सी साइन थीटा, एफ सी का साइन थीटा मतलब फ्रिक्शन फोर्स, वो किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर बाय, मतलब ये टॉर्क निकाल रहे हैं हम लोग, दिस इज द टॉर्क, दिस इज योर फोर्स एंड दिस इज बेसिकली वी आर सेइंग दैट tan थीटा इज v स्क्वायर बाय आर जी। ये निकाला हुआ है क्या कहीं, tan थीटा इज v स्क्वायर बाय आर जी, ऑलराइट, डजंट मैटर, पहले भी हमने निकाला हो। तो यहां से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, एफ सी कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा क्या आएगा, v स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अ चेन ऑफ मास m फॉर्मिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r, चेन क्या है, मास m है, रेडियस r है उसका, वो एक स्मूथ कोन के ऊपर रख दिया गया है जिसका हाफ एंगल थीटा है, देखो इसका हाफ एंगल थीटा है। फाइंड द टेंशन ऑफ द चेन इफ इट रोटेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द सिमेट्री ऑफ एक्सिस ऑफ कोन। बेसिकली ये कोन है, इसके ऊपर चेन रख दिया और कोन को घुमा दिया ओमेगा से, तो क्या होगा, चेन पे टेंशन लगेगा।
हमको क्या ढूंढना है? फाइंड द टेंशन ऑफ द चेन। चलो यहां पे मैंने चेन का एक छोटा सा मास ले लिया, क्या उसका टेंजेंशियल यहां पे टेंशन, ये क्या रोटेटिंग रबर वाला ही दिमाग में आ रहा होगा। ये टोटल अगर डी अल्फा है तो ये डी अल्फा बाई 2 याद आ रहा है, ये डी अल्फा बाई 2, यहां से टी कॉस डी अल्फा बाई 2, टी कॉस डी अल्फा बाई 2 कैंसल, टी साइन डी अल्फा बाई 2, टी साइन डी अल्फा बाई 2 बराबर, सिर्फ वहां पे सेंट्रीफ्यूगल था क्योंकि यहां पे मैंने कोन पे रख दिया है तो एक नॉर्मल भी तो लगेगा, नॉर्मल लगेगा आपका परपेंडिकुलर, नॉर्मल आपका लगेगा परपेंडिकुलर, उसका ये एंगल कितना थीटा, देखो ये थीटा है तो ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये एंगल भी थीटा आएगा, तो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, ये हो जाएगा एन साइन थीटा। अब देखो यहां पे लगेगा एन कॉस थीटा, तो एन साइन थीटा आपके डीएमजी के बराबर होगा और एन कॉस थीटा आपके प्लस डीएम ओमेगा स्क्वायर बाय आर आपके 2t साइन डी अल्फा बाय 2 के बराबर होगा। तो एन कॉस अल्फा प्लस डीएम ओमेगा स्क्वायर आर बराबर 2t साइन डी अल्फा बाय 2, और m पता है आपको, m बाय 2 पाई इंटू डी अल्फा आता है। उसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो, टेंशन निकाल सकते हो, ये डीएम को यहाँ पे पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। मैथ सिखाना मेरा एम नहीं है, फिजिक्स सिखाना मेरा एम। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक बात है, मान लो मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब पेंडुलम है, जप करके मारा, जप, समझ में आ रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो ये रेडियस आर पे नीचे एक बॉब लटक रहा है, इसको रफ्तार दे दी मैंने यू और ये घूमने लगा यू। ठीक, अब मान लो किसी हाइट एच पे जाके मैं एनालाइज करूं तो यहां पे टेंशन लगेगा, यहां पे mg लगेगा, यहां पे mg cos थीटा लगेगा, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे mg sin थीटा लगेगा, आगे v है, क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है तो क्या अपने को सेंट्रीफ्यूगल भी लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप, पूरा घूमने के लिए कंडीशन ये है कि नीचे से मिनिमम रफ्तार रूट 5 जी आर होना चाहिए, नीचे से मिनिमम रफ्तार रूट 5 जी आर होना चाहिए, तो पूरा घूम जाएगा, उससे ज्यादा होगा तो भी घूम जाएगा। और अगर नीचे से रूट 5 जी आर है तो ऊपर आते आते उसकी मिनिमम रफ्तार कितनी होनी चाहिए, रूट जी आर, वो अपने आप हो जाएगी। और नॉर्मल यहां पे होता है 6 mg के बराबर, और यहां पे आके नॉर्मल 0 हो जाता है, बट क्योंकि इनर्शिया होती है तो थोड़ा सा आगे चले जाता है और फिर नॉर्मल एक वैल्यू लेके नीचे आ जाता है। कंडीशन फॉर लीविंग द सर्कल, वो बीच में ही सर्कल को छोड़ दे, इसके लिए कंडीशन ये है कि आपका u यानी कि इनिशियल रफ्तार रूट 2 जी आर से बड़ा होना चाहिए और रूट 5 जी आर से छोटा होना चाहिए, तो वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में सर्कल को छोड़ देगा, कोई बुराई नहीं है। बहुत बढ़िया। यहां पे जो हाइट है छोड़ने का वो रेडियस से बड़ा हो, और ऑसिलेट कराना है, उसी सर्कुलर पाथ पे ऑसिलेट कराना है, तो रफ्तार रूट 2 जी आर से कम होनी चाहिए, तो वो ऑसिलेट करेगा। ये हाइट आर से छोटी होगी। इस केस में नॉर्मल 0 नहीं है, v 0 होगा तभी तो नीचे आएगा, नॉर्मल 0 नहीं है। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये 1 kg है, यहां पे ये एंगल 37 बना रहा है, मैंने इसको 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार दी, ये यहां पे गया 53 एंगल पे, पूछा टेंशन क्या है, रेडियस 1 मीटर गिवन है। ठीक बात। अब ये पॉइंट है आपका 1 kg का 10 मीटर पर सेकंड, अगर ये 1 मीटर है और ये 37 है तो ये 4/5 और ये आ गया 3/5, ये 1 मीटर है और 53 डिग्री 3/5। इसको मैंने बेस माना है, इसको मैंने क्या माना है, बेस, क्योंकि यहां पे बेस मानना मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब आप देखो सिर्फ ग्रेविटी काम कर रहा है, यहां पे टेंशन भी एक फोर्स है लेकिन वर्क डन बाय टेंशन 0 है, क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी
मूवमेंट, बहुत बढ़िया। ग्रेविटी लग रहा है मतलब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है, यानी कि आप यहां पे मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो। मैकेनिकल एनर्जी को आप क्या कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो। तो इनिशियल में ये फाइनल मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि ये बेस है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ओनली हाफ mv² आएगा, विच वुड बी इक्वल टू इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी mgh। वो mgh क्या है, 3/5 प्लस 4/5 विच इज 7/5। तो हाफ m1 kg दिया है क्या, हाँ 1 kg। v कितना है वो अपने को ढूंढना है, हाफ इंटू m1 kg है, u इनिशियल रफ्तार 10 है, m1 kg है, g 10 लिया है और h को 7/5 ले लिया, तो v आ गया √72। अगर v √72 है मतलब यहां पे रफ्तार उसकी क्या है, यहां पे रफ्तार √72 मीटर पर सेकेंड है। बहुत बढ़िया। इस पॉइंट पे देखो, यहां पे टेंशन लगेगा, बाहर सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, नीचे ग्रेविटी लगेगी। तो टेंशन के लिए एक तो mg का कंपोनेंट होगा और सीधा सीधा पूरा सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। मुझे m पता है, g पता है, इसकी वैल्यू पता है, m पता है, v² √72 अभी भी पता चला, r पता है, क्या t की वैल्यू आ जाएगी 66 न्यूटन। कोई बुराई नहीं है। एक और बढ़िया क्वेश्चन ले लो। ये पॉइंट A है, ये ठीक है, मैंने रफ्तार दे दी √10 gr। मैंने पूछा पॉइंट X जो एंगल बनाता है 30 डिग्री और पॉइंट Y जो एंगल बनाता है 60 डिग्री, उस वहां टेंशन क्या होगा, वहां टेंशन क्या होगा। बहुत बढ़िया। ये पूरा L है, तो क्या ये L cos 30 है? अगर ये L cos 30 है और पूरा L है, तो क्या ये पार्ट L माइनस L cos 30 है? बेसिक मैथ्स बता रहा हूं। X पे आ जाओ, ऊपर T लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, यहां पे क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल, और यहां पे mg का कंपोनेंट। तो मैं लिख सकता हूं, अच्छा A और X में क्या आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हो? सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रहा है, टेंशन का वर्क जीरो आएगा, तो आप बेसिकली एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। तो A को अगर मैं बेस मान लूं, यानी कि A का पोटेंशियल अगर जीरो मान लूं, तो यहां पे कुल मिला के जो एनर्जी होगा वो हाफ mv² होगा। और X पे देखो, ये X है, ये X, इसके लिए ये हाइट निकाला था पोटेंशियल के लिए। X की जो हाइट है वो L माइनस L cos 30 है, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो mgh होगा, यानी mg L टाइम्स 1 माइनस L cos 30 को √3/2 लिख दोगे, प्लस हाफ mv x²। यहां से आपको वैल्यू मिल गई vx इज √8 प्लस √3 टाइम्स g टाइम्स L। अब tx आप लिख सकते हो कि tx इज इक्वल टू mg cos 30, यानी कि mg √3/2 प्लस mv²/r। तो यहां से टोटल आपको tx की वैल्यू मिल गई। बहुत आसानी से आप ty की भी वैल्यू निकाल सकते हो। y और a के बीच में आप क्या कर दोगे, एनर्जी कंजर्व कर दोगे और आपको t की वैल्यू इस इक्वेशन से आ जाएगी। ये समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, अगर आप यहां तक समझ रहे हो तो। नहीं समझ में आ रहा तो रिवाइंड करके देखो। ये इक्वेशन बनाने आना बहुत जरूरी है। जब आप y पे रहोगे, t नीचे लगेगा, mg यहां है, mv²/r ऊपर लगेगा, तो क्या ऑटोमेटिक ये इक्वेशन नहीं बन जाएगा? हाँ ना बोले यार। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, बढ़िया से फटाफट देख लेते हैं। सारे न्यूमेरिकल टाइप कवर कर रहा हूं। √57 रफ्तार दी है, 1.5 मीटर का लेंथ है वायर का, मास m है बॉब का, एट व्हाट हाइट इट लीव सर्कल, दैट इज द क्वेश्चन। मान लो, पहले आप देखो √2gr की वैल्यू क्या है, √30 है, क्योंकि L 1.5 है। √5gl की वैल्यू √75 है, लेकिन अपने को क्या दिया है, 57, यानी कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। हमारी वेलोसिटी √2gr से बड़ी है और √5gr से छोटी है, यानी कि वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में छोड़ देगा। बहुत बढ़िया। तो मान लो एक पॉइंट P ले लिया, यहां पे अगेन टेंशन नीचे लगेगा, mg इधर लगेगा, इधर mg cos थीटा लगेगा, ऊपर mv²/r लगेगा, और A और P में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय टेंशन जीरो है और ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मैंने A को बेस मान लिया, यहां पे सिर्फ काइनेटिक हाफ mv² लगेगा, पोटेंशियल P पे पहुंचा तो ये हाइट निकालनी पड़ेगी। क्या ये हाइट मेरा L है,
क्या ये हाइट मेरा एल कॉस अल्फा है, फाई है, तो ये हो जाएगा टोटल हाइट हो जाएगा एल प्लस एल कॉस फाई, एल कॉमन लिया 1 प्लस कॉस फाई वुड बी टोटल हाइट। तो एम जी इंटू एच इज एल टाइम्स 1 प्लस कॉस फाई प्लस हाफ एम वीपी स्क्वायर, वीपी अपने को ढूंढना है। अभी यहां पे एम से एम मर गया, 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर दिया तो 57 इज इक्वल टू 2gl 1 प्लस कॉस फाइव प्लस वीपी स्क्वायर, तो वीपी स्क्वायर आ गया 27 माइनस 30 कॉस फाइव, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे देखो t प्लस एम जी कॉस फाइव बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर, सॉरी एम वी पी स्क्वायर बाय आर को एल ले लिया यार, वही सेम मतलब। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। टेंशन क्या है, जीरो, स्ट्रिंग छोड़ रहा है मतलब टेंशन क्या हो गया, जीरो। एम से एम मर जाएगा, अपने को क्या मिलेगा, वीपी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल कॉस अल्फा। क्या वीपी स्क्वायर की दो इक्वेशन आ गई, दोनों को इक्वेट कर दो तो जीएल कॉस अल्फा बराबर 27 माइनस 30 कॉस फाइव, कॉस जीएल कॉस फाइव इक्वल टू 27 माइनस 30 कॉस फाइव, तो कॉस फाइव यहां पे आएगा 3/5, यानी कि फाइव आएगा कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। कोई बड़ी बात नहीं है, 3 4 5 का ट्राइंगल ले लो, मान लो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये क्या हो गया आपका, 3 के सामने 37 होता है, 4 के सामने 53 होता है। अभी आपको क्या चाहिए, कॉस की ऐसी वैल्यू चाहिए कि 3/5 आए। कॉस क्या होता है, एडजेसेंट, किसके एडजेसेंट में 3 है, 53 के, यानी कि 553 आ गया। यहाँ पे cos 53 की वैल्यू डाल दो या 3/5 डाल दो, डायरेक्टली डाल दो, कोई बड़ी बात नहीं है। एल डेढ़ दिया, हाइट 2.4 मीटर आएगा, 2.4 मीटर लेंथ पे ये छोड़ देगा। अब आपको एक सेटअप दिया है, हाइट h पे ये मास m को छोड़ रहे हैं हम, और ये सर्कल है जिसका रेडियस r है। ये पॉइंट E पे फाइंड आउट द h सच दैट नॉर्मल एट E इज 2mg। E क्या है, 37 डिग्रीज है। जब ये यहां से छूटेगा, यहां से ये छूटेगा, नीचे नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, क्या मैं यहां पे इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व कर सकता हूं? फ्रिक्शन है नहीं, सिर्फ ग्रेविटी काम कर रहा है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। मात्र अगर कंजर्वेटिव फोर्स लगता है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो जाता है। कंजर्व, और क्योंकि एक को बेस मानूंगा, दूसरे का हाइट चाहिए। आप देखो ये टोटल जो है वो आर है, टोटल लेंथ कितना है, आर है। ये 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 4r/5 है। तो ये जो हाइट है, ये टोटल हाइट h है, ये टोटल हाइट h है, उसमें ये r है, ये 4r/5 है। मतलब ये वाली हाइट, दोनों को ऐड करो, 9r/5 आता है। मतलब ये वाली हाइट जो बची वो टोटल h में से 9r/5 माइनस करके आएगी। तो मैंने वही किया, 2mg प्लस mg बाय इंटू 4/5 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। ये क्या है, नॉर्मल प्लस mg का कंपोनेंट इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो नॉर्मल कहां होगा, यहां होगा, mg यहां होगा, तो ये mg, ठीक है, ये एंगल ये cos 37 आएगा, और सेंट्रीफ्यूगल यहां होगा। तो ये इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये यहां से आ गया। अब क्या करोगे आप, एनर्जी कंजर्व कर दो। यहां पे क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू है यहां पुट कर दिया, और यहां पे क्या आएगा, एम जी एच, ये हमने अभी निकाला है, एच की वैल्यू 16r/5। कोई बुराई नहीं। अब मान लो एक मासलेस रॉड ले लिया, क्या ले लिया, मासलेस रॉड। इस रॉड को यू से मैंने प्रोजेक्ट किया, यहां पे मेरा u ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। फॉर अ मासलेस रॉड टू कंप्लीट द सर्कल, देखो नीचे क्या है, हाफ एम वी, मतलब यहां पे हाफ एम वी स्क्वायर है, इट शुड बी इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, इसको मैंने बेस माना है, माइनस एम जी टाइम्स 2r। आई होप आपको ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म समझ में आ रहा होगा। ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी कि ये ग्रेटर देन इक्वल बोल लो ना, इनर्शिया तो आगे लेके ही जाएगा अगर इक्वल भी होगा। तो यानी कि मिनिमम रफ्तार रूट 4gr होना चाहिए। मासलेस रॉड के लिए मिनिमम रफ्तार रूट 4gr होना चाहिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करा के इस चैप्टर को और इस वीडियो को खत्म करूंगा। मान लो यू रफ्तार दी है और यू 2gr 5gr के बीच में है, तो जब ये बीच को छोड़ के प्रोजेक्टाइल करेगा, प्रोजेक्टाइल करेगा ना, प्रोजेक्टाइल कैसे करेगा, यू की रफ्तार इधर है, टेंशन इधर खींच रहा है, तो ये क्या प्रोजेक्टाइल नहीं करेगा, करेगा।
जो ये प्रोजेक्टाइल करेगा तो इस प्रोजेक्टाइल का एच मैक्स क्या होगा वो अपने को ढूंढना है। अब यहां देखो, ये mg है, तो mg ये थीटा है, ठीक है, ये 90 हो गया तो ये भी थीटा हो गया, तो mg cos थीटा, ये mg cos थीटा हो गया, ये थीटा, सॉरी ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा, ये हो गया mg cos थीटा। ये किसके बराबर आ गया, mv स्क्वायर बाय आर के। और यहां पे और यहां पे एनर्जी कंजर्व करा लो, हाफ एम वी यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी टाइम्स आर प्लस एम जी आर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा वहां से एक वैल्यू मिल जाएगी आपको। एच मैक्स क्या है, देखो एच मैक्स क्या है, आर प्लस आर कॉस थीटा प्लस एच मैक्स, आर प्लस आर कॉस थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यहां से थीटा आ जाएगा इस इक्वेशन से, उसको आप यहां पे पुट करोगे। वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए क्योंकि ये फिजिक्स है, मैथ्स नहीं। आई होप आप ये लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे। आप देश के किसी भी कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके बता दो कैसा लगा, कोई डाउट है क्या, और इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट आपको मिलने वाला है। यहां तक अगर आपने वीडियो देखा तो थैंक यू वेरी मच। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पढ़ाई करना मत भूलना।